जरा सोचिए, एक ऐसा बैंक जो सिर्फ 1 या 2 हजार लोगों के लिए बना हो, लेकिन धीरे धीरे वो बैंक इतना बड़ा हो जाए कि देश का हर तीसरा इंसान उसके साथ जुड़ा हो। एक ऐसा बैंक जो सिर्फ एक जगह से शुरू हो, लेकिन आज हर गली, हर मोहल्ला और हर सिटी में उसकी ब्रांच हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की असली कहानी, जो एक छोटी सी शुरुआत से लेकर इंडिया के सबसे बड़े बैंक बनने तक के सफर को दिखाती है। आज जो एसबीआई को हम एक ट्रस्टेबल बैंक के रूप में देखते हैं, उसकी कहानी में स्ट्रगल भी है, कंट्रोवर्सीज भी हैं और ऐसे डिसीजंस भी हैं जो अगर गलत होते तो आज एसबीआई का नामो निशान तक नहीं होता। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि एसबीआई का सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और कैसे इंडिया की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पिलर बन गया। एसबीआई की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब ब्रिटिश राज भारत पर रूल कर रहा था। उस टाइम पर इंडिया में बैंकिंग सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ था। ज्यादा लोग या तो जमींदार के पास अपना पैसा रखते थे या फिर प्राइवेट साहूकारों से लोन लेते थे, जो बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बैंक की शुरुआत की, बैंक ऑफ कैलकाटा, जो 2 जून 1806 में स्टैब्लिश हुआ। लेकिन तभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा बैंक एक दिन एसबीआई की फाउंडेशन बनेगा। कुछ ही साल बाद 1809 में इस बैंक का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने 2 और बैंक स्टार्ट किए, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों बैंक्स अलग अलग रीजन्स में काम कर रहे थे और इनसे इंडिया में बैंकिंग का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। इन बैंक का काम सिर्फ डिपॉजिट और लोन देना ही नहीं था, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस मैनेज करना भी था। फिर आया 1921, जब इन तीनों बैंक्स को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ये एक बड़ा डिसीजन था क्योंकि इससे पूरे इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग नेटवर्क डेवलप हो गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी। लेकिन ये कन्वर्जन आसान नहीं था, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और नए लॉज का रोल रहा। ये सफर कैसा रहा, आगे समझते हैं। 1947 में भारत आजाद हो चुका था, लेकिन इकोनॉमी एकदम वीक थी। बैंकिंग सिस्टम सिर्फ बड़े सिटीज तक सीमित थे और रूरल एरिया में लोगों के पास कोई ट्रस्ट इन बैंकिंग ऑप्शन ही नहीं था। ज्यादातर लोग प्राइवेट मनी लेंडर से लोन लेते थे जो उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे। इसी वजह से जरूरी हो गया था कि एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम बनाया जाए जो आम लोगों तक पहुंच सके। इसी वजह से 1955 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया और उसका नाम रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई। ये डिसीजन एकदम ग्राउंड ब्रेकर था, क्योंकि अब तक जितने भी बड़े बैंक्स थे वो मोस्टली प्राइवेट थे और सिर्फ रिच लोगों के लिए एक्सेसिबल थे। एसबीआई पहला ऐसा नेशनलाइज्ड बैंक था जो गवर्नमेंट के अंडर आया और जिसका पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना था। इसलिए एसबीआई ने शुरू से ही रूरल एरियाज और छोटी जगहों पर ब्रांचेस खोलनी शुरू कर दी। ये एक बड़ा मूव था, क्योंकि इससे देश के आम लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने लगी। लेकिन शुरू में एसबीआई को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक तरफ लोग नए बैंकिंग सिस्टम को लेकर सस्पिशियस थे, उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट का बैंक रिलायबल नहीं होगा। दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक और मनी लेंडर्स ने अपनी मोनोपोली तोड़ने नहीं दी। एसबीआई के सामने ये एक बड़ा चैलेंज था कि वो लोगों का ट्रस्ट कैसे जीते और बैंकिंग को ग्रास रूट्स लेवल तक कैसे लेकर जाए। फिर भी एसबीआई ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की और नए पॉलिसीज के साथ मार्केट में अपनी जगह बना ली। 1955 के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का असली सफर शुरू हुआ। एक तरफ गवर्नमेंट का प्रेशर था कि एसबीआई बैंकिंग सर्विसेज को हर एक सिटीजन तक पहुंचाएं और दूसरी तरफ नए प्राइवेट बैंक्स और ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स कंपटीशन दे रहे थे। लेकिन एसबीआई ने अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर रखी, हर जगह अपनी ब्रांच खोलो, हर इंसान तक बैंकिंग पहुंचाओ। 1959 में एक और बड़ा स्टेप उठाया गया। एसबीआई ने 8 रीजनल बैंक्स को अपने अंडर ले लिया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर जैसे बैंक शामिल थे। इससे एसबीआई और भी पावरफुल हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक नेशनल बैंक नहीं बल्कि एक बैंकिंग नेटवर्क बन चुका था। लेकिन सिर्फ ब्रांचेस बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला था। एसबीआई ने बैंकिंग को आम लोगों के लिए इजी और एक्सेसिबल बनाने के लिए नए इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए। पहली बार इंडिया में एग्रीकल्चरल लोन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें फार्मर्स को बिना किसी मनी लेंडर्स के डायरेक्ट बैंक से लोन मिलने लगा। इसके अलावा एसबीआई ने स्मॉल बिजनेस लोन्स, एजुकेशनल लोन्स और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी नए फाइनेंशियल स्कीम्स लाई। एक तरफ एसबीआई ग्रो हो रहा था, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में नए चैलेंजेस भी आ रहे थे।
1991 में जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तब नए प्राइवेट बैंक जैसे ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक जैसे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए। SBI के लिए ये एक बड़ा टेस्ट था कि वो कैसे अपनी मोनोपोली बनाए रखे और नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करे। 1991 में भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जिसमें नए प्राइवेट बैंक्स मार्केट में आए। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक जैसे नए प्लेयर्स बैंकिंग सेक्टर में एंट्री ले रहे थे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ फास्टर सर्विसेज दे रहे थे। SBI के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अब कस्टमर्स के पास ऑप्शंस बढ़ गए थे। अगर SBI अपनी ओल्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग स्टाइल में चलता रहा तो प्राइवेट बैंक्स उसको रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन SBI ने समय के साथ बदलने का डिसीजन लिया। सबसे पहला स्टेप था बैंकिंग को डिजिटल बनाना। प्राइवेट बैंक्स फास्ट सर्विसेज दे रहे थे, तो SBI ने भी अपनी कोर बैंकिंग सिस्टम यानी कि CBS अपग्रेड की। 2002 में SBI ने इंटरनेट बैंकिंग इंट्रोड्यूस किया, फिर मोबाइल बैंकिंग आया और 2002 में योनो ऐप लॉन्च की गई, जो एक ऑल इन वन डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बना। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने से बात नहीं बनी। प्राइवेट बैंक ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे थे और नए ऑफर के साथ कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहे थे। SBI ने अपनी बिगेस्ट स्ट्रेंथ पर फोकस किया, ट्रस्ट। लोगों का SBI पर एक अलग ही लेवल का भरोसा था, जो कि किसी भी बैंक के पास नहीं था। गवर्नमेंट जॉब्स, पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स और सब्सिडीज डायरेक्ट SBI के थ्रू जाती थी। इस वजह से SBI का होल्ड कभी वीक नहीं हुआ। इसके साथ ही SBI ने नए बिजनेस मॉडल्स एडॉप्ट किए। रिटेल बैंकिंग के साथ साथ कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंटरनेशनल बैंकिंग में भी कदम रखा। SBI ने फॉरेन ब्रांचेस खोलनी स्टार्ट की और आज SBI के 30 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेशंस हैं। अब जब डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा था, तभी SBI ने एक और बड़ा स्टेप उठाया। जनधन योजना के थ्रू करोड़ ऑफ न्यू बैंक अकाउंट्स खोले गए, जो उन लोगों के लिए थे जो पहले बैंकिंग सिस्टम से कट ऑफ थे। इस मूव से SBI का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ गया और ये एक ऐसा बैंक बन गया जो सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का बैकबोन बन गया। जब दुनिया फास्ट डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रही थी, तभी एक नए फिनटेक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। UPI, डिजिटल वॉलेट्स, नियो बैंक्स और क्रिप्टो करेंसी जैसे नए फाइनेंशियल मॉडल्स आए, जिसमें प्राइवेट कंपनीज जैसे पेटीएम, फोन पे और गूगल पे मार्केट में डोमिनेट कर रहे थे। सवाल ये था कि क्या SBI जैसे ट्रेडिशनल बैंक इन नए फिनटेक प्लेटफॉर्म के कंपटीशन को हैंडल कर पाएगा? SBI ने यहाँ भी समय के साथ चलने का डिसीजन लिया। सबसे बड़ा मूव था UPI का फुल स्केल एडॉप्शन। SBI ने अपना खुद का UPI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इजी बनाने में बड़ा रोल निभाया। आज SBI पे एक लीडिंग UPI ऐप है जो लाखों लोग यूज करते हैं। फिर आई SBI योनो ऐप, जो एक ऑल इन वन बैंकिंग सॉल्यूशन बन गया। योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन और ये एक सुपर ऐप है जिसमें लोन्स, इंश्योरेंस, शॉपिंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ एक जगह उपलब्ध है। ये SBI के नए मॉडर्न अप्रोच का सिंबल था, जो प्राइवेट फिनटेक कंपनीज को सीधा कंपटीशन दे रहा था। इसके अलावा SBI ने स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए नए फंडिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जो नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं। SBI ने रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर और स्टूडेंट लोन के नए प्लान्स भी इंट्रोड्यूस किए, जो इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। आज SBI सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुका है। इसके 45 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं और ये दुनिया के टॉप 50 बैंक्स में शामिल है। लेकिन SBI का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। हर नए चैलेंज के साथ SBI नए सॉल्यूशंस लेकर आता है और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसी के साथ एक आखिरी इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ऐसे ही एंगेजिंग और डीप रिसर्च वाले बिजनेस के स्टडीज पसंद आते हैं तो साइलेंट शेल्फ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है, बल्कि आप एक इंटेलिजेंट और बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइलेंट शेल्फ को सब्सक्राइब कर लीजिए।